अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फिक्र लाहक हो गई है शरीफ फैमिली को कि अब करें तो करें क्या। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट भी बज़ाहिर मजबूर है इमरान खान साहब से बात करने के लिए, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आज आने जा रही है क्योंकि 20 जनवरी अब हो चुकी है जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, और ये वही तारीख है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा हलफ उठाकर अमेरिका के सदर बन जाएंगे, चार्ज संभाल लेंगे, और फिर उसके बाद चीज़ें ज़ाहिर है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियार में तो नहीं रहेंगी, तो उसके बाद जो चीज़ें बदलेंगी उसका असर पूरी दुनिया पर जहां पड़ेगा तो जाहिर है पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। ये सारी सूरत हाल को टैकल करने के लिए अब किया क्या जाए, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब से बातचीत का दरवाजा खोलकर जो सेटलमेंट की कोशिशें की गई थी वो अभी तक तो कारआमद साबित नहीं हो सकी, तो आगे बढ़ा कैसे जाए। शरीफ फैमिली क्या सोच रही है, आज तीनों शरीफ्स ने मिलकर एक मीटिंग भी की है, इसका अहवाल भी आपके साथ बताएंगे, और कुछ अदालती खबरें भी हैं इस हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इससे भी जुड़ी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जनाब सहाफ़ियों को तंग करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट शाया करेंगे आज के अपने व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी। चलिए यहाँ से आगाज़ करते हैं कि आज अहम एक मीटिंग की है और इसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा, ये तीनों लोग बैठे हैं सर जोड़कर, सारी सूरत हाल का जायजा लिया है और सोच रहे हैं कि अब करना क्या है। क्योंकि एक तरफ जब ये खबरें आई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराह रास्त मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी अब तकरीबन हर तरफ से कन्फर्मेशन हो गई है, तो उसके बाद इनकी परेशानी तो बनती है क्योंकि PMLN के इस वक्त हाथ में अगर कुछ है तो वो सिर्फ ये कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल हैंड इन हैंड हैं और इनको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का साथ इनके साथ है तो इनको कोई टेंशन नहीं। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट की PTI के साथ मामलात की तरफ बेहतरी होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि PMLN को तो समझ आ जाएगी कि अब इनका तो फिर कोई वाली वारिस नहीं रहा। इसी वजह से आज अपनी हिकमत अमली तरतीब देने के लिए बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो शरीफ फैमिली है उसने अपनी जितनी भी आप कह लें खिड़कियां हैं वो खोली हैं कि हमने क्या करना है। काफ़ी लंबी ये तकरीबन 2-2.5 घंटे तवील मीटिंग थी और इसमें जो खबर इब्तदाई तौर पर सामने आ रही है उसमें ये तय किया गया है कि हम भी भरपूर किस्म की एग्रेसिव पॉलिसी ही रखेंगे और जो एक मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी के साथ, उसके लिए भी मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि जी अपोजिशन का प्रेशर आपने नहीं लेना और इनके सारे मुतालबात मानने की भी ज़रूरत नहीं है। जहां तक आपको लगता है कि मुतालबात माने जा सकते हैं वहां तक आप लचक दिखाइए और उससे आगे ज़्यादा प्रेशर में आने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो बज़ाहिर ये खबर तो वो है जो एक नॉर्मल ज़राए से मीडिया के पास है, लेकिन जो कुछ अंदर की एक खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि किसी तौर भी इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर PMLN कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाएगी जिसको एक सबमिसिव हिकमत अमली आप कहें या दिफाई हिकमत अमली कहें। इनको लगता है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो ये फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई करेंगे, उसके ऊपर भी दबाव डालेंगे। इनका ख्याल ये है कि फिर ये भी खामोश नहीं बैठेंगे और फिर ये अपना पुराना नैरेटिव जो है उसको निकाल कर टाकी शाकी मार कर ये भी अपने आप में पूरा एक हीरो बनने के चक्कर में होंगे। अव्वल तो इनका ख्याल ये है कि अभी मजीद इस्टेब्लिशमेंट के साथ प्यार मोहब्बत के जरिए ही मामलात को बनाकर ही काम चलाया जाए, क्योंकि अकेले तो फिलहाल इनके पास ना इस वक्त अवाम की ताकत है ना अगर इस्टेब्लिशमेंट की ताकत रही तो फिर ये क्या कर सकते। तो इसलिए अभी फौरी तौर पर ये इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये बात याद रखिए जो एक बहुत ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें समझाता है वो ये कि अगर इस तरह का कोई सिलसिला आया कि जहां इन्हें लगा कि जी अब इनकी कश्ती डूब रही है तो ये फिर अकेले नहीं डूबेंगे, ये फिर अपने साथ इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अपने साथी हैं, उनको समेत अपने लेके ही डूबेंगे। तो बज़ाहिर इनकी तरफ से अभी एक रेजिस्टेंस शो की जाएगी और ये तासुर दिया जाएगा कि हम कोई PTI के दबाव में नहीं हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज इनका बैठना, उसमें सारी डिस्कशन में
तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना, ये इस बात की अक्कासी भी है, इस बात का एतराफ़ भी है कि बहरहाल परेशानी तो पै गई है, तो गल वध गई है। और उसमें एक जो बड़ी वजह है वो ये भी है कि आज है 20 जनवरी, और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब उठा रहे हैं हलफ, अमरीकी सदर बनने जा रहे हैं। और इस सूरत हाल से जाहिर सी बात है कि एक फ़र्क तो पड़ेगा पाकिस्तान के भी आने वाले हालात पर, क्योंकि एक तो जाहिर सी बात है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक सपोर्ट इस रजीम को हासिल थी थ्रू आउट 2-3 साल से, वो जाहिर है हटेगी, तो वो पहले वाली बात तो नहीं रही। दूसरी बात ये कि अब इस वक्त जो अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसका कोई जंगों में खास इस वक्त इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। ऐसा बज़ाहिर महसूस नहीं हो रहा कि अमेरिका कोई जंगी हिकमत अमली आने वाले दिनों में बनाएगा। और अमेरिका को जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है तो वो उसी वक्त पड़ी है जो हिस्ट्री के मुताबिक हम देखते हैं कि जब उन्हें खित्ते में यहाँ पर कोई जंग लड़नी है, कोई अपने मकासद हासिल करने हैं, तो उस वक्त वो पाकिस्तान के साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक एक अलायंस बना लेता है और उसके साथ उनका एक ताउन जो है वो माशी तौर पर भी और दिफाई तौर पर भी वो बढ़ जाता है। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई ज़रूरत अमेरिका को ख़ास नहीं है, तो इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका इस वजह से जो मौजूदा इंतज़ामिया उसके साथ बहुत बना के रखेगी कि जी आगे इनकी कोई ज़रूरत है, तो फ़िलहाल ऐसी ज़रूरत अमेरिका को इस वक्त खित्ते में नहीं है। तो इसलिए इस रजीम के साथ तो उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं होगा। अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो थोड़ा बहुत इमरान खान साहब के साथ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ट्रंप अगर यहाँ पर किसी को जानते हैं तो इमरान खान को जानते हैं। एक किसी जगह कैंपेन में उन्हें अपना फ्रेंड कहा, उनका कुछ जिक्र भी किया था, और फिर जो उसके बाद उनके इत्तेहादी हैं जिस तरह से वो बराह रास्त सोशल मीडिया की एप्स पर आकर फ्री इमरान खान का नारा लगा चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये कोई असेसमेंट बनाना कि ट्रंप का जो रुझान है वो पीटीआई और अपोजिशन इमरान खान की तरफ होगा, तो ये कोई ऐसी हैरत अंगेज बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। और फिर वो भी इस तरह कि जब अवाम भी इस तरफ यही खड़े नजर आते हैं और जो अदालती फैसले हैं जिस तरह के फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं वो सारी चीज़ें भी दुनिया से कोई ढकी छुपी नहीं हैं। तो इस सूरत हाल से परेशानी तो बढ़ेगी और ये देखना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को भी कि वो फौरी तौर पर अपने मामलात को पीटीआई के साथ भी बेहतर करे। और पीटीआई की तरफ से जाहिर है जब हम बात करते हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान कि वो क्या बात मानेंगे और क्या बात मनवाएंगे। ये वो असल कहानी है जिसके इर्द गिर्द सारी आगे का जो सियासी मंजरनामा है वो आपका जुड़ा हुआ है। बज़ाहिर लग रहा है यही है कि इमरान खान साहब बाहर निकलने और उसके साथ साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ पिछले 2-1-2.5 सालों में नाकाबिले तलाफी नुकसान हुए हैं, जो खून बहा है, कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिनके ऊपर वो इमरान खान साहब खुद भी माफ़ी नहीं दे सकते, तो उनके ऊपर तो इमरान खान साहब किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब इस हुकूमत को मजीद टाइम देने के लिए भी हंसी खुशी तो रजामंद नहीं होंगे। अब वो खींच खांच के जितनी मर्जी लंबी चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि किसी अग्रीमेंट के तहत इमरान खान साहब हाथ हौला कर लेंगे तो वो तो नहीं होने वाला। तो ये वो दो पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर जाहिर सी बात है एक रहेगी, फिलहाल तक तो है एक डेडलॉक, और इस सिलसिले में मजीद बातचीत तो होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अगरचे आज मैं देख रही थी अंसार अब्बासी साहब की एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी थी जो छपी हुई थी अखबार में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अभी मुज़ाकरात चल रहे थे पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के, उस पर ख़तरात रहेंगे क्योंकि इमरान खान साहब की जो हालिया ट्वीट्स हैं, जो उनकी गुफ्तगू है जेल में, वो फिर बड़ी अग्रेसिव और जारहाना है और उन्होंने बड़ा ठीक ठाक किस्म का निशाने पर रखा है जो मौजूदा मिलिट्री अस्करी क़यादत है। तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है वहाँ पे भी फिर एक नापसंदीदगी का इजहार किया जाता है और जो माहौल बनता है उससे फिर जाहिर सी बात है मुज़ाकरात को धचका पहुँचता है। तो अंसार अब्बासी साहब इस खबर को देते हुए बेसिकली नंबर 1 एक तो ये चीज़ कंफर्म कर रहे थे कि इसका मतलब है कि बराह रास्त बातचीत हो रही है, जो कि इससे पहले अंसार अब्बासी साहब हों, मुनीफ फारूक साहब हों या हसन अयूब साहब हों, ये तीनों चारों लोग जो ज़्यादा इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं, ये तो हमेशा आके हमें यही बताते थे कि कोई बातचीत नहीं हो रही, इदारे की पॉलिसी सख्त ही है, वो बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है वगैरह। लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब की खबर सबसे पहले ये कंफर्म कर रही है कि बातचीत तो बहरहाल हो रही है। दूसरी चीज़ जो कंफर्म हो रही है इससे वो ये कि इसका मतलब है कि जिस ज़रूरत के तहत अभी बातचीत हो रही है ये आगे भी जारी रहेगी। और जहां ये बात की जाती है कि जी इमरान खान की ट्वीट की वजह से मुज़ाकरात को खतरा है, तो फिर जितना इमरान खान की ट्वीट की वजह से खतरा है तो फिर वहां पर
जो दूसरी तरफ से कार्रवाइयां हो रही हैं उनकी वजह से भी तो फिर उसी तरह मुज़ाकरात खराब होते हैं ना। यानी अगर आप मुज़ाकरात में बैठे हुए हैं तो फिर आप इस तरह के फैसले दें कि 14 साल कैद सुना दें, फिर आप इस तरह के फैसले दें कि 7 साल बिला वजह बुशरा बीबी साहिबा को भी कैद सुना दें, फिर आप इस तरह के फैसले दें कि जहां पर आप मनपसंद जजेस धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं, फिर आप इस तरह के फैसले दें कि जहां पर स्टिल जो आपके सियासी कैदी हैं वो कैद रहें, उनकी तरफ से कोई रिलीफ ना हो, इवन जो मिलिट्री कैद से रिहा होके दोबारा अब जेलों में हैं आम कैदियों की तरह उनसे रसाई तक ना हो रही हो, बहुत से जो मामलात हैं मुकदमात हैं उसी तरह लटके रहे। यानी इस तरफ से हमें कोई ऐसी चीज नजर ना आए कि जिससे हमें लगे कि हाँ भाई इधर भी कोई सोच है कि मुज़ाकरात को कामयाब करना है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप एक तरफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखें और दूसरी तरफ आप कहें कि जी दूसरा फरीक जो है वो उसके ऊपर फिर भी मुस्कुराता रहे। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप इमरान खान को झूठे केसों में सजा सुनाएं, उसकी बीवी को सुनाएं और फिर आप कहें कि वो मुस्कुराता रहे और वो आपको कुछ कहे ना। तो जाहिर सी बात है अगर आप इस तरह से अमल करेंगे तो उसका एक रद्द अमल तो आएगा। तो अगर आप भी मुज़ाकरात कामयाब करना चाहते थे तो फिर आपको भी चाहिए कि भाई आप ये इस तरह से ना करते, अगर आप ये फैसले ना देते तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब के लहजे में इस तरह दोबारा से एक हमें एग्रेशन जो है वो ना दिख रहा होता। तो ये अब अगर इसकी जिम्मेदारी सारी इमरान खान साहब पे डाली जाए तो ये ज्यादती होगी। इमरान खान साहब ने तो कल भी बात की है कि 1 लाख छापे जो हैं उनके कारकुनों के घरों में मार दिए गए हैं अभी तक। तो ये क्या तरीका है कि आप उनके वर्कर्स के साथ ये करें, उनके लीडर्स जेलों में पड़े हुए हैं, उनको जमानतें नहीं 2-2 साल से मिल रही और फिर आप कहें कि जी उसकी जुबान बड़ी शीरी हो, उसकी बीवी को आप नाहक कैद कर लें और फिर कहें कि जी वो तो आपसे बहुत प्यार से मिले। तो ये मुमकिन नहीं है। तो अगर मुज़ाकरात कामयाब करने हैं तो फिर ये दोनों तरफ से एक गुडविल जेस्चर नजर आएगा तो ही आप कह सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी फिर खाली इमरान खान की ट्वीट पर तो नहीं डाली जा सकती। लेकिन बहरहाल इससे ये कंफर्मेशन तो हो जाती है कि ये फिर मुज़ाकरात आगे भी रहेंगे, क्योंकि बहरहाल जो ओवरऑल एक माहौल बन रहा है उसमें जरूरत इस अमर की है कि बातचीत के जरिए किसी अगर एग्रीमेंट तक पहुंचा जाता है दोनों फरीक की तरफ से तो फिर उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि जो बाहर की दुनिया है उसको भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जनाब ये हमारे मुल्क के मामलात हैं और इसके ऊपर ये हमारी जो है इस वक्त हिकमत अमली है। लेकिन अगर आप खुद ही किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते तो फिर आपको मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ सकते हैं, और जो कि इस वक्त हमारी जो एक इकोनॉमिक कंडीशन भी है उसकी वजह से भी हम कोई उसके मुतहम्मिल होते नजर नहीं आ रहे। बहरहाल दूसरी तरफ पीटीआई ने अपनी जो एग्रेसिव स्ट्रेटजी है उसके तहत मजीद जो इंसानी हुकूक का मामला है उसको उठाने के लिए भरपूर एहतजाज का भी फैसला किया है। अंदरूने मुल्क भी किया जाएगा और बैरूने मुल्क भी। आज भी इसी सिलसिले में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया बरतानिया में, जो इमरान खान साहब को ये सजा सुनाई गई है, बेगम साहिबा को भी, तो उसके ऊपर जो है वहां पे एक मुजाहरा किया गया। ओवरऑल बाकी जगहों पर भी इसी किस्म के मुजाहरे अब प्लान किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ रैलीज वगैरह मैं देख रही हूँ 2-3 दिनों में वो भी निकाली गई है, लेकिन जो मेजर प्रोटेस्ट है वो 8 फरवरी के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तैयारी कर रही है। और ये वो एक सिचुएशन होगी कि अगर इसमें बाकी जो ऑपोजिशन की जमातें हैं वो भी साथ मिलती हैं तो फिर ये खास तौर पर इस हुकूमत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी। क्योंकि पीटीआई के साथ तो आप ठीक है जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन ऑनवर्ड्स अगर आप ऑपोजिशन एक मुत्तहिदा ऑपोजिशन बनती है और वो फिर रोड पर आते हैं तो ये हर दफा आप ये नहीं कर सकते कि अंधाधुंध इसी तरह गोलियां चला दें। पहले आपने चला ली हैं लेकिन उस वक्त बाहर जो लोग बैठे हुए थे वो आपके सपोर्ट में थे, लेकिन इस दफा अगर आप ऐसी दोबारा कोई हरकत करते हैं तो आपके लिए शायद चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। तो ये इतना आसान नहीं है हर दफा की गोलियां चलाना। पहले ही जो गोलियां चलाई हैं वो गले पड़ी हुई हैं, अब समझ नहीं आ रही कि उसकी जो घंटी है वो किसके गले में बांधनी है। ये एक बड़ा सीरियस इशू है जो मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। इस सिलसिले में अभी जो ताज़ा खबर आ रही थी, बल्कि मैं देख रही थी कि इवन जो सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने 26 नवंबर के वाक़यात को कवर किया था उनके लिए भी इसी वजह से परेशानी बनी हुई है कि किसी तरह उनसे भी जैसे वीडियो एविडेंसेस हैं उनको हासिल करने की कोशिश की जाए। आज कमर मेकन साहब एक बड़े ज़बरदस्त सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, और उनको पहले भी इससे उनके ऊपर ऐसे वाक़यात हुए कि उनके ऊपर रेड करके घर के ऊपर और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी हरासा किया गया और बार बार उनकी गली में
اس طرح سے پولیس موبائلز کھڑی کی گئیں اور ان کو بار بار پریشان کیا گیا. اور آج بھی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو CIA کے نمبر سے, لینڈ لائن نمبر سے کال کر کے یہ کہا گیا کہ جی آپ تفتیش کے لیے آئیں اور سارے ویڈیو ایویڈنسز وغیرہ ساتھ لے کے آئیں, 26 نومبر کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اور اپنا بیان آپ ریکارڈ کرائیں. اب پہلی بات تو یہ کہ صحافی اگر کوئی ہے اور اس سے اگر کوئی اس کے اوپر مقدمہ ہے تو وہ FIA کے تھرو ہوگا یا جو مقامی تھانہ ہے پولیس کا اس کے تھرو ہوگا. CIA کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ تفتیش کر رہا ہے, کس مقدمے میں کر رہا ہے, اس کی کوئی ان کو کسی قسم کی انفارمیشن نہیں دی گئی. بھائی اگر آپ کوئی مقدمہ ان کے خلاف بنائے تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر نوٹس آنا چاہیے اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس بارے میں اور کیوں بات کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں. تو یہ جو سیدھا کام ہے یہ بظاہر صحافیوں کو ہراساں کرنے کے مترادف ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ایسی. یہ اس سے پہلے مسلسل ہی ہم اس رجیم کے تھرو دیکھ رہے ہیں کہ صحافی بھی ان کے نشانے پر رہتے ہیں. پہلے مطیع اللہ جان صاحب کو بھی ہاسپٹل سے اسی طرح اغوا کر لیا گیا تھا اور پھر بعد میں گرفتاری ڈالی گئی تھی کیونکہ وہ بھی 26 نومبر کے واقعات کے اوپر اسی طرح ہاسپٹل سے ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کر رہے تھے, اس کے اوپر اپنی انویسٹیگیٹو سٹوریز کر رہے تھے اور وہ پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں بڑے انکشافات جو تھے وہ انہوں نے بعد میں شیئر بھی کیے تھے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو 26 نومبر کا واقعہ ہے اس سے متعلق حقائق کو سامنے نہیں کوئی آنے دینا چاہتا اور اسی وجہ سے جو عمران خان صاحب بار بار جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. اگر واقعی حکومت کے ہاتھ صاف ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھپانا مقصود ہے تو پھر تو ان کو 2 منٹ نہیں لگانے چاہیے تھے اور بنا دیتے یہ جوڈیشل کمیشن, اور بلکہ PTI کو جھوٹا ثابت کر کے ان کا نیریٹو ہی خراب کر دیتے. لیکن یہاں پر ایک ریلکٹنس ہمیں جو نظر آتی ہے اس کی وجہ سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو 26 نومبر کے واقعات ہیں اس کے اوپر کوئی صحافی اگر جا کے سٹوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ ہم ٹی وی اسکرین پر نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے ڈسکشن ہو سکے, کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا, تو یہ کیا ایسا واقعہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اتنی آسانی سے اگر کوئی کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید اس میں مشکلات ہیں. اور اگر ملٹری ٹرائلز کی بھی بات کریں جو باقی اب جوڈیشل خبریں ہیں اس کے حوالے سے بھی, تو کل اس پہ جو ہیئرنگ ہونی تھی وہ فی الحال نہیں ہو پائے گی, اس کو کاز لسٹ سے ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جج صاحب جو ہیں شاید بلال صاحب وہ اویلیبل نہیں ہیں, تو اس وجہ سے اس ہفتے میں شاید ملٹری ٹرائلز کی فی الحال ہیئرنگ نہیں ہو سکے گی جو کیس چل رہا ہے. البتہ ایک اہم اور پٹیشن جو ہے وہ لگ چکی ہے اس وقت ہیئرنگ کے لیے اور یہ عمران خان صاحب کی پٹیشن ہے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کا جائزہ لینے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی جو انہوں نے درخواست دے رکھی ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پٹیشن ہے جس کے اوپر بھی سماعت ہوگی فوری طور پر. تو ظاہر ہے اس پہ بھی ابھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا اور اس آئینی بینچ کے ہاتھ سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ پٹیشن لگے گی تو انٹرسٹنگ تو ہوگا کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ بات چیت تو شروع ہوگی, کچھ نہ کچھ چیزیں اوپن تو ہوں گی, تو یہ امپورٹنٹ ہوگا بہرحال اگر یہ جو پٹیشن ہے اس کے اوپر کام شروع ہوتا ہے تو. لیکن تیسری طرف ابھی تک ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ہماری سپیریئر جوڈیشری اور خاص طور پر چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ابھی تک بھی مکمل طور پر آزادی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے. ابھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو لاسٹ ٹائم 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اختیارات کا جائزہ لینے کے لیے معاونت کے لیے بینچ میں اپنی بات کی تھی, اس کے بعد ان کا وہ بینچ ہی توڑوا دیا گیا اور نیا بینچ ان کو دے دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس بینچ میں بیٹھ کے کہا کہ نہیں یہ پرانا بینچ ہی اس کیس کو سنے گا. تو اس کے باوجود بھی اب جو دوبارہ اس اگلے ہفتے کی انہوں نے بینچ بنائے ہیں اس کے اندر بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو پرانا بینچ ہے اس کو بحال نہیں کیا گیا اور نیا بینچ ہی برقرار رکھا گیا ہے رجسٹرار کی جانب سے. تو اس کا مطلب ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو انہوں نے جوڈیشل آرڈر دیا تھا ایک کہ جناب پرانا جو بینچ ہے اس کو بحال کیا جائے. تو یہاں پر ایک دفعہ پھر سے ہمیں ایک ٹسل جو ہے اب شاید آنے والے دنوں میں نظر آئے گی سپریم کورٹ میں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ بظاہر ایسا لگے گا کہ اپنی چیف جسٹس شپ بھی برقرار رکھنا چاہیں گے. شاید وہ نہیں چاہتے کہ آئینی ترمیم جو ہوئی ہے 26ویں اس کے اوپر کوئی اس طرح کا فیصلہ ہے جس سے یہ ترمیم ریورس ہو, کیونکہ وہ تو خود اس کے بینیفیشری ہیں. اور اس کے باوجود کہ 2 معزز سینئر جج صاحبان کی طرف سے پہلے ہی جب یہ ابھی اس کی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی نہیں ہوئی تھی, منصور علی شاہ صاحب نے اس وقت ہی کہا تھا کہ پورا بینچ بنایا جائے فل کورٹ جو 26ویں ترمیم کا جائزہ لے. اس وقت بھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے
ان کی یہ تجویز کو نظر انداز کر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جوڈیشل کمیشن بھی بنا، سہولت کا آئینی بینچ بھی بنا، یہ سب چیزوں میں یحییٰ آفریدی صاحب نے پھر جس طرح سے ایک کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے ابھی تک بھی 26ویں ترمیم برقرار ہے، وہ چیف جسٹس برقرار ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ ابھی تک نہیں لیا جا سکا۔ اور اس پر اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب الگ سے کچھ ہلچل کی کوشش کی تو اس کے اوپر بھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کے لیے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ تو اس سے یہ تو اب پتہ چل رہا ہے بہرحال کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بہت جلدی پیش رفت تو نہیں چاہتے، لیکن یہاں پہ منصور علی شاہ صاحب کے لیے بھی یہ ایک سوچنے کی بات ضرور ہے کہ انہوں نے جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریسکیو کیا، جس طرح سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، ان کا ساتھ اس وقت نہیں دیا، اور ان کے فیصلے جس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے اپنے ادارے کا ساتھ دینے کے بجائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں آج آپ نے دیکھا کہ جو گروپنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان ٹوٹلی اپنے اختیارات بالکل کھو چکی ہے، اور ٹوٹلی ایک سبمسو سا ادارہ بن کے رہ گئی ہے، اور اب اس کی اوقات یہ رہ گئی ہے کہ اس کے فیصلوں پر عمل بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آئے ہوئے 4-5 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن بلکہ زیادہ، اس کے باوجود بھی مخصوص نشستیں ابھی تک پی ٹی آئی کو الاٹ نہیں کی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہوئی ہیں تو اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی کہیں نہ کہیں قصوروار تو ہیں، اور اس کا خمیازہ بھی انہیں خود بھگتنا پڑا۔ ایک تو وہ اپنی باری کے باوجود، میرٹ کے باوجود بھی نہیں چیف جسٹس بن سکے، اور اس کے بعد آج تک اپنے فیصلے نہیں منوا سکے، اور اب تیسری صورتحال یہ ہے کہ ایون ان کے بینچز کو بھی ان کی مرضی کے بغیر اتھل پھتل کر دیا جاتا ہے، اور وہ فی الحال اس کے اوپر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم آئین اور قانون اور وسیع تر مفاد کی بجائے شخصیات کی طرف جاتے ہیں کہ جی ہم اس شخصیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ نہیں کھڑے، تو پھر ہم اس طرح مجموعی طور پر اداروں کو برباد کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔